सब्सक्राइब करें चैनल को और लेटेस्ट नोटिस अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। हमारे YouTube चैनल के माध्यम से नवोदय की ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो हम इस वीडियो के अंतर्गत गुणनखंड, गुणज एवं उनके गुण से संबंधित बातों को बताएंगे। तो हमारे इससे पहले जो वीडियो अपलोड हुआ था उसमें गुणनखंड के बारे में सारी क्लासेस आप लोगों को बता दी गई है। अब हम गुणज एवं उनके गुण के अंतर्गत यहाँ पर जो बातें रखेंगे उसको हम शुरू करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले जानते हैं कि यहाँ पर गुणज, और इसे हम अंग्रेजी में मल्टीपल्स कहते हैं। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि गुणज क्या है, इसको हम सबसे पहले समझ लें। गुणज क्या है? तो गुणज है किसी संख्या से पूरी विभाजित कोई भी संख्या उस संख्या का गुणज होता है। अर्थात यहाँ पर हम आपको कुछ संख्या लेके बताएंगे। जैसे हम यहाँ पर लेते हैं एक संख्या 24। अब 24 को हम लिए तो 24 एक संख्या है। जैसे हमने अभी कहा कि किसी संख्या से पूरी विभाजित कोई भी संख्या, जैसे 24 जो है जिस संख्या से विभाजित होता है उसका ये 24 जो है क्या है? गुणज है। ये 24 उसी संख्याओं का गुणज है। तो एक किस संख्या से विभाजित होता है, जैसे आपने गुणनखंड में पढ़ा है और गुणनखंड हम निकालते हैं, वैसी इसका ये अपोजिट है, अर्थात उल्टा है। इसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि गुणज और गुणनखंड दोनों में क्या अंतर है और यह है क्या। तो 24 जो है किन किन संख्याओं से भाग चला जाता है, तो सबसे पहले हमारे पास आएगा एक से भाग चला जाता है। उसके बाद हम देखेंगे तो 24 जो है हमारा 2 से भी भाग चला जाता है, 24 जो है हमारा 3 से भी भाग चला जाता है, और 24 हमारा 4 से भी भाग चला जाता है, और 6 से, और उसके बाद 8 से, और उसके बाद ये चला जाता है 12 से, और 12 के बाद चला जाता है ये 24 से। तो अब इसको तो आप लोग पहले ही जानते हैं कि ये 24 के सभी क्या हैं? गुणनखंड हैं। ये 24 के सभी गुणनखंड है। तो ये 24 जो है इन्हीं संख्याओं से भाग चला जाता है। जैसे 1 से भी भाग जाएगा, 2 से भी भाग चला जाएगा, 3 से भी जाएगा, 4 से भी जाएगा, 6 से, 8 से, 12 से और 24 से। तो 24 के सभी गुणनखंड हैं। तो इन सभी के ये क्या है? गुणज है। क्या है? गुणज। जैसे हमने अभी कहा कि ये सभी के क्या है? गुणज है। 24 किसके किसके गुणज है? 1 के, 2 के, 3 के, 4 के, 6 के, 8 के, 12 के और 24 के। जैसे हमने अभी कहा किसी संख्या से पूरी विभाजित कोई भी संख्या उस संख्या का गुणज होता है। तो इन सब से ये पूरी विभाजित होने वाली संख्या है। तो इसको दूसरे शब्दों में हम और भी समझ सकते हैं। एक संख्या और ले लेते हैं। देखिए 24 के ये सभी क्या है? गुणनखंड है। क्या है? गुणनखंड। ये सभी गुणनखंड है किसके? 24 के। लेकिन इन सभी के गुणज क्या है? 24 है। इसी प्रकार हम एक संख्या और ले लेते हैं। वो संख्या है हमारे पास 40। अब 40 जो है किन किन संख्याओं से भाग चला जाएगा? उन संख्याओं का 40 जो है क्या है? गुणज है। तो हम इसमें फिर देखते हैं वही क्या है? 1 से भाग जाएगा, 2 से भाग चला जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं 4, 5 और 8 से। 4 से भी ये भाग चला जाएगा, 5 से भी भाग चला जाएगा, और 8 से भी भाग चला जाएगा। और उसके बाद ये 10, 20 और 40 से भी जाता है। 10 से भी भाग चला जाएगा, 20 से भी चला जाएगा और 40 से भी चला जाएगा। तो ये सारे संख्याएं जो है 40 के क्या है? गुणनखंड है। ये सभी संख्याएं 40 के गुणनखंड। इसी प्रकार हम ये देखते हैं कि 40 इन सभी संख्याओं से भाग चला जाता है। तो 40 जो है इन सभी के किसके? 1 के, 2 के, 4 के, 5 के, 8 के, 10 के, 20 के और 40 के क्या है? गुणज है। गुणज का मतलब आप लोग मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। इसके महत्वपूर्ण और बातों पर जाएं। देखिए इन सबके ये गुणज है। गुणज का मतलब होता है कि 1 के पहाड़ा में भी 40 आता है, 2 के पहाड़ा में भी 40 आएगा, 4 के पहाड़ा में भी 40 आएगा, और 5 के पहाड़ा में भी 40 आएगा, 8 के पहाड़ा में भी 40 आएगा। इसी प्रकार 10 के, 20 के और 40 के सभी के टेबल यानी कि पहाड़ा में जो संख्याएं आते हैं वो उनके गुणज कहलाते हैं। इस प्रकार अब हम आपको इससे संबंधित कुछ प्रश्न देंगे। इससे आपकी डाउट जो है और पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ये प्रश्न क्या है
उसको हम अभी बोल देते हैं, यहाँ लिखेंगे नहीं, और उसको हम आपको हल करके बताएंगे, तो आपके और सारे डाउट जो है समाप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लेते हैं एक प्रश्न, 7 के प्रथम 5 गुणज का योग क्या है। देखिए प्रश्न हमारा क्या था, 7 के प्रथम, है ना। अब प्रथम शब्द आने पर ध्यान दीजिएगा, प्रथम शब्द आने पर पहला गुणज कौन है ये जानना होता है। जैसे कुछ परीक्षार्थी जो है प्रथम गुणज क्या है उसी को नहीं जानते हैं और प्रश्न को गलत कर देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, प्रथम गुणज, है ना, प्रथम गुणज, और वो भी कितने, 5 प्रथम गुणज। तो 5 हमें प्रथम गुणज को चयन करना है, किसके, 7 के। तो 7 के प्रथम 5 गुणज में क्या बातें आती है, 7 के प्रथम गुणज जो है स्वयं 7 है, और उसके बाद हम इसके आगे की सभी गुणज को हम लिखते जाएंगे, और वो भी कितने, यहाँ पर हमको पूछा गया है 7 के प्रथम 5 गुणजों के योग। तो हम 7 के पहला गुणज यानी कि 7 का पहला गुणज 7 ही है, अर्थात किसी भी संख्या का पहला गुणज वही संख्या होता है, और उसके बाद उसका पहाड़ा यानी कि मल्टीपल यानी कि 7, और 7 के बाद उसका अगला संख्या आ जाएगा 14, 7 दूने 14। उसके बाद उसका तीसरा गुणज जो आएगा तो 7 गुणित 3 यानी कि 7 तिया 21 आ जाएगा। इसी प्रकार हम इसका एक अगला गुणज और जाएंगे, चौथा गुणज, तो 7 चौक 28 हो जाएगा। और उसके बाद हमको 5वां गुणज भी लेना है, इसलिए कि हमें 5 गुणजों को योग करना है, तो 7 पंचे 35। तो इस प्रकार हम प्रथम 5 गुणजों को हमने लिख लिया। तो ये आपको गुणज समझ में आ गया होगा। किसी भी संख्या के टेबल या पहाड़ा उसके गुणज होते हैं, और इसकी संख्याएं जो है अनंत होती है, ये हम जितने दूर तक जाएंगे जाता रहेगा, इसीलिए इसकी संख्या जो है फिक्स नहीं होते। अब इसको हमें जोड़ना है। प्रश्न में पूछा गया है कि 7 के प्रथम 5 गुणज का योगफल क्या है। तो हम इसे, यदि कुछ पूछता है 2, 3, 5, 7, तो हम इसे जोड़ भी सकते हैं सीधे सीधे। और यदि हमें संख्या ये पूछता है कि 7 के 25 गुणजों का योग, तो 25 गुणज को जोड़ने में टाइम लगेगा, इसलिए इससे पहले की वीडियो में हमने बहुत अच्छे फार्मूला बताया है, जिसका इस्तेमाल करके आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या को कुछ ही सेकंड में जोड़ भी सकते हैं। उसको वीडियो का भी आप अध्ययन कीजिए यदि आपने नहीं देखा है तो इसी प्रकार संख्या पद्धति के अंतर्गत उसको हमने आपको पढ़ाया है। तो अब इसको जोड़ कर देखते हैं ये क्या प्राप्त होता है। तो 8 5 13 और 1 14 और 14 और 4 हो जाएगा 18 और 7 25। 25 का यहाँ पर मिल जाएगा हमको 5 और हासिल हमारा मिल जाता है 2। अब इसके बाद हम दूसरी संख्या को जोड़ेंगे तो 2 और 3 5 और 5 और 2 7 और 7 और 2 9 और 1 10। इस प्रकार 7 के प्रथम 5 गुणजों का योग हमें प्राप्त होता है 105। तो इस प्रकार हम गुणज में क्या सीखना चाहते हैं ये लगभग आपका क्लियर हुआ। और उसके बाद हम आपको एक और प्रश्न लगा के बताते हैं। यदि प्रश्न इस प्रकार से हो, देखिए ये आपका पहला प्रश्न है, और इस पहला प्रश्न के बाद हम आपको दूसरा प्रश्न यहाँ पर रखते हैं। 9 के दूसरे, चौथे तथा 7वें गुणज का योग क्या है। देखिए 9 के कौन कौन सा यहाँ पर कह रहा है, दूसरे, चौथे और 7वें। देखिए दूसरे और चौथे और 7वें, तो यहाँ पर हमें 3 गुणजों का क्या बताना है, योगफल बताना है ना। 9 के दूसरे, चौथे और 7वें गुणजों का योगफल बताना है। प्रश्न यदि ऐसे बोला गया है, मैंने प्रश्न को लिखा नहीं है लेकिन यहाँ पर 60 लिख दिया है। तो अब हमें क्या जोड़ना है, तो 9 दूने 18 को जोड़ना है, क्योंकि 9 का दूसरा गुणज जो है 18 होगा, 2 से ही गुणा होगा। और 9 का चौथा गुणज यानी कि 9 का गुणित 4 से ही जो बनेगा वही संख्या 9 का चौथा गुणज होगा। ये तो समझ में आ गया होगा। किसी भी संख्या का कोई भी नंबर का आपको गुणज पूछता है तो 9 का चौथा गुणज क्या है, तो 9 का चौथा गुणज है 9 चौक 36। देखिए यहाँ पर ए हो जाएगा आपका 36। अब उसके बाद हमारे पास आता है 9 का 7वां गुणज को जोड़ने के लिए प्रश्न में कहा गया है। तो 9 का 7वां गुणज हमारे पास 9 7 63। अब इसको हमें जोड़ देना है और हमारे पास उत्तर प्राप्त हो जाएगा। अब इसे हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 और 3 9 और 8 17 का 7 और हमारे पास हासिल बचा 1। अब इसी 1 के साथ हम इसको जोड़ेंगे, 1 और 6 7 और 7 और 3 10 और 10 और 1 11। तो इस प्रकार हमें ये प्राप्त होता है 117। तो मेरे ख्याल से
आप क्लियर हो गए होंगे कि यदि इस प्रकार से प्रश्न आए तो आप आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न हमारा जो पूछा गया है उसमें क्या पूछा गया है उसको फिर से एक बार देख लें कि 7 के प्रथम 5 गुणजों का योग क्या है। तो 7 के हम सभी गुणजों को इस प्रकार से लिख देंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, और उसको जोड़ देंगे। और इसी प्रकार हमको 9 का यहाँ पर दूसरा प्रश्न में पूछा गया है कि 9 के दूसरे, चौथे और 7वें गुणज का योग क्या है। तो 9 को 2 से गुणा कर दें, 9 को 4 से गुणा कर दें, 9 को 7 से गुणा कर दें, तो वो उस नंबर का गुणज प्राप्त होता है। अब इसको हमने जोड़ के यहाँ पर 117 प्राप्त कर लिया। अब हमारे पास ध्यान देने योग्य बातें क्या है उसको भी देखिए। तो इतने में हमने जो सीखा उसमें क्या पता चला, तो एक आप लोगों को पहले भी बताया जा चुका है कि किसी संख्या से पूरी पूरी विभाजित कोई भी संख्या उस संख्या का गुणज होता है। ये तो क्लियर हो गया। इस प्रकार हमने देखा कि 117 जो है हमारा इन 9 के सभी 3 गुणजों का जो पूछा गया है उसका ये योग है। दूसरा हमने यह देखा कि किसी भी संख्या का गुणज और अन्य कोई भी प्राकृत संख्या का गुणनफल होता है। क्या होता है, फिर से एक बार सुन लीजिए। किसी भी संख्या का गुणज और मतलब किसी भी अन्य प्राकृत संख्या के साथ गुणा होता है या गुणनफल होता है। इसको हम यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से आपको समझाएंगे कि किसी भी संख्या का किसी अन्य प्राकृत संख्या के साथ गुणा उसका गुणज होता है। इसको हम आपको समझाते हैं। तो शुरू करते हैं इसको कि ये कैसे होता है। जैसे हम यहाँ पर एक संख्या ले लेते हैं 6, यहाँ पर ले लेते हैं 6 एक संख्या है और 6 एक संख्या है। तो 6 का सभी गुणज हम लिखते हैं। देखिए आगे की कुछ गुणज 6 के गुणज है हमारे पास। 6 एकम 6 पहला गुणज, 6 दूने 12 दूसरा गुणज, और 6 तिया 18 तीसरा गुणज, और 6 चौक 24 चौथा गुणज, और 6 पंचे 30। मान लीजिए हम यहाँ पर 5 गुणज को यहाँ पर हमने लिख दिया। अब हमने जो बोला है उसके आधार पर ध्यान दीजिए। क्या बोला है कि किसी भी संख्या का गुणज अन्य कोई भी प्राकृत संख्या का गुणनफल होता है उसके साथ। देखिए किसी भी संख्या का गुणज और अन्य किसी प्राकृतिक संख्या के साथ गुणनफल के बराबर होता है। तो जैसे हम यहाँ देखें तो 6 और 6 के साथ 1 का गुणा करने पर, एक प्राकृतिक संख्या 1 है तो ये हमें 6 प्राप्त होता है, इसका गुणनफल ही होता है। इसी प्रकार 6 का हम 2 के साथ गुणा करेंगे तो ये हमें 12 प्राप्त हो जाता है, जैसे यहाँ पर आपको मिल रहा है। तो इस प्रकार किसी भी संख्या के साथ हम गुणा करते जाएंगे। 6 को हम 3 के साथ गुणा करेंगे तो 18 प्राप्त होता है। इससे ये स्पष्ट हो गया कि किसी भी संख्या का किसी अन्य प्राकृत संख्या के साथ गुणा करने पर, चाहे कोई भी संख्या हो, प्राप्त हो, वह संख्या उसी संख्या का क्या हो जाता है, गुणज कहलाता है। 6 का गुणज, 6 को हम यदि 1000 से भी गुणा कर दें तो 1000 से गुणा करने पर हमें 6000 प्राप्त हो जाएगा। तो 6000 भी हमारा किसका गुणज है, 6 का गुणज है। तो किसी संख्या के साथ किसी भी संख्या का हम प्राकृत संख्या का गुणा करें वो उसका गुणज कहलाता है। ये बात आपको क्लियर हो गया। और एक बात हमने ये भी सीख लिया कि किसी भी संख्या का टेबल या पहाड़ा है ना, टेबल या पहाड़ा है ना, जिसे हम हिंदी में पहाड़ा भी बोलते हैं, ये उसका क्या कहलाता है, गुणज कहलाता है। किसी भी संख्या का टेबल या पहाड़ा उस संख्या का गुणज कहलाता है। अब हम तीसरी बात की ओर चलते हैं, इसे भी ध्यान से सुनिए। प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणज होता है। ये तो हम पहले भी बता चुके हैं और यहाँ भी सुन लीजिए। प्रत्येक संख्या 6 जो है 6 का भी गुणज है। ये आप लोग अच्छी तरह से जान गए होंगे क्योंकि 1 से हम गुणा कर सकते हैं। लेकिन ये भी ध्यान दीजिए कि उससे छोटा नहीं होता है ना, जो संख्या होता है। इसका मतलब है कि प्रत्येक संख्या का प्रथम गुणज वही संख्या होता है। अर्थात 6 का पहला गुणज 6 ही होगा, 7 का पहला गुणज 7 ही होगा, 10 का पहला गुणज 10 ही होगा। इसी प्रकार हम इसको कई तरीके से और समझ सकते हैं। तो इसी प्रकार एक गुणज से संबंधित बातों में एक बात सामने आ गया कि गुणज की जो संख्याएं हैं वो अनंत होती है। क्या होती है, अनंत होती है। इसे हम समाप्त नहीं कर सकते। तो हमारी अभी तक हमने जो बातें सीखा है या देखा है वो क्या है, यह कि किसी संख्या का गुणज
उस संख्या के बराबर या उससे बड़ा होता है ना। किसी संख्या का गुणज या तो उस संख्या के बराबर यानी कि 6 का गुणज जो है 6 होगा या उससे बड़ा होगा, अर्थात उससे छोटा नहीं हो सकता। इसी प्रकार हम यदि 10 का गुणज कहें तो 10 का गुणज 10 होगा या 10 से बड़ा ही होगा, अर्थात 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा, 40 होगा, लेकिन 5 या 2 ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब क्या होता है कि 0 किसी संख्या का गुणज नहीं हो सकता। ये ध्यान दीजिए, शून्य जो है किसी भी संख्या का क्या नहीं हो सकता, गुणज नहीं हो सकता। ये प्रश्न अभी तक नवोदय परीक्षाओं में नहीं आया है और शायद ऐसे प्रश्न अब पूछने लगा है नवोदय विद्यालय। तो आप लोग सोच के रखिए कि यदि सत्य कथन पर विचार करें करके बोला जाए या 0 शून्य जो है सभी संख्याओं का गुणज होता है, ऐसे बात आने पर हम शायद कंफ्यूज ना हो, इसलिए आप ध्यान दीजिए कि शून्य जो है किसी भी संख्या का गुणज नहीं होता। अब हम एक बिंदु पर और चलते हैं, उसके आधार पर आपको हम बताएं कि गुणज के और महत्वपूर्ण गुण क्या है। गुणज का गिनती करना संभव नहीं है, आपको हम अभी भी बताए हैं। देखिए, गुणज को हम गिन नहीं सकते कि कितने गुणज है। जैसे हमने गुणनखंड को हम जानते हैं, किसी भी संख्या का गुणनखंड निश्चित होता है। जैसे कि हम किसी संख्या का गुणनखंड निकाल देते हैं, जैसे हम 10 का गुणनखंड निकालेंगे तो 10 के एक निश्चित गुणनखंड लिख लेंगे। 10 के क्या क्या गुणनखंड लिख लेंगे, 1 लिख लेगा, 2 लिख लेगा और 5 लिख लेगा और 10, यानी कि 10 के कितने गुणनखंड हैं, केवल 4। 10 के 4 गुणनखंड हैं, लेकिन 10 के गुणजों की संख्या कितनी है। देखिए 10 के, फिर से ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बातें भी आ रहा है कि 10 के ये सभी क्या है, गुणनखंड है ना। 10 के सभी गुणनखंड, तो सभी गुणनखंड उस संख्या या उससे छोटे होते हैं। ध्यान दीजिए, गुणनखंड जो है किसी संख्या के बराबर या उससे छोटे होते हैं, जबकि गुणज जो है किसी संख्या के बराबर या उससे बड़े होते हैं। तो इसके गुणज 10 के ही हम यदि गुणज लिखें, 10 के गुणज को लिखना चाहेंगे तो ये 10 उसका गुणज है, उसके बाद 20 उसका गुणज है, उसके बाद 30 उसका गुणज है और उसके बाद 40 उसका गुणज है। तो यहाँ पर आप और एक तरीके से और क्लियर हो जाएंगे कि हम एक ही संख्या को लें और उसी का गुणज और उन्हीं का गुणनखंड प्राप्त करें, उसी संख्या का हम गुणनखंड प्राप्त करें, ये है आपका गुणज। ठीक है, अब इस जगह पर हम 2 चीज विचार करें कि देखिए 10 का गुणनखंड हमारे कितने हैं, कुल 4। ये निश्चित है, ये कम नहीं होगा, ज्यादा नहीं होगा। लेकिन 10 के गुणज की संख्या कितनी है ये हम कह नहीं सकते। 10 का पहाड़ा हम जीते मरते तक पढ़ते रहेंगे तो ये कभी समाप्त होने वाला नहीं है। तो इससे अब क्या सामने आया कि किसी संख्या के सभी गुणजों का योगफल हम नहीं निकाल सकते, है ना। इसका योगफल हम नहीं निकाल सकते, इसलिए हमें प्रश्न में ये पूछा जाता है कि किसी संख्या को दे देता है। जैसे मैंने पहले बताया कि 7 के सभी गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करें, ऐसा हमको पूछा जा सकता है। लेकिन 7 के सभी गुणजों का योगफल ज्ञात करें ऐसे नहीं पूछेगा, या 10 के सभी गुणजों का योगफल ज्ञात करें ऐसे नहीं पूछेगा। ये पूछेगा प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ या पहले 5, पहले 10 गुणजों का योगफल ज्ञात करें। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये आपका फिर से एक बार क्लियर कर दें कि 10 के एक गुणनखंड है जिसकी संख्या निश्चित होती है। इसी प्रकार 10 के ये सभी गुणज हैं और ये गुणज की संख्या निश्चित नहीं होती, ये अनंत होते हैं। इसी प्रकार हम आगे जाएंगे, गुणनखंडों की संख्या निश्चित होती है, गिनती कर सकते हैं और योगफल निकाल सकते हैं, लेकिन हम गुणजों की संख्या निश्चित नहीं होती। जितना पूछा जाएगा उतने का योगफल, घटाव, जो भी प्रश्न पूछा जाता है वही काम कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम यदि गुणनखंड को अच्छी तरह से समझ गए हैं तो आप जो है कमेंट करके भी बता सकते हैं हमें, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इसके बाद इससे संबंधित और गुण हमारे सामने आता है, उस गुण पर हम चलते हैं और देखते हैं कि हमें और क्या जानना है इस अध्याय से और क्या सीखना है। तो क्या सीखना है हमें यहाँ पर, तो उसे देखें। अब हमारे सामने यहाँ पर आएंगे कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल क्या है उसको हम आगे बढ़ते हैं। उभयनिष्ठ गुणज,
है ना। उभयनिष्ठ गुणज अब क्या है, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा है गुणनखंड के अंतर्गत उभयनिष्ठ गुणनखंड, उसी प्रकार हमारे पास यहाँ पर कॉमन मल्टीपल अर्थात उभयनिष्ठ गुणन देखने को मिलेगा। तो इसे हम अब कैसे समझें, जैसे आप लोगों को हमने इसे पहले बताया था उसी चीज को फिर से हम यहाँ पर लेके आते हैं कि सात के सभी गुणज को हम लिख देते हैं। देखिए 7 के हम सभी गुणज को कुछ दूरी तक लिख देते हैं। तो 7 एकम 7, 7 दूने 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंच 35, 7 छिक्का 42 और 7 सते 49। अब इसके बाद हम इसी में हम रख देते हैं कुछ दूसरे संख्या, जैसे हम 9 ही रख देते हैं। चलिए तो यहाँ पर हम 9 का भी क्या लिखें, गुणज को लिखें, है ना। उभयनिष्ठ जब भी प्रश्न पूछा जाएगा, ये आप ध्यान दीजिए, हम पहले भी बता चुके हैं कि उभयनिष्ठ मतलब किसी एक संख्या के लिए नहीं पूछा जाता, 2 या 2 से अधिक संख्या के लिए ये प्रश्न बनता है। तो 7 और 9 के उभयनिष्ठ गुणज क्या है करके ऐसे पूछता है, तो हम इसको कैसे प्राप्त करेंगे या इसे हम कैसे जानेंगे, ये जब इसकी प्रश्न आएंगे तो हम आप लोगों को क्लियर बताएंगे। लेकिन यहाँ पर इसको समझना बहुत जरूरी है। 7 और 9 के उभयनिष्ठ गुणज हम निकाल रहे हैं। तो 7 के हम कुछ दूरी तक क्या लिख दिए, उसके गुणज को लिख दिए, जिसमें आपको आता है 7, 14, 21, 28, 35, 42 और आगे और भी बढ़ेंगे। अब 9 के लिखेंगे तो 9 दूने 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पच 45, 9 छिक्का 54, 9 सत्ते 63, 9 अठे 72। इसी प्रकार अब इसको गौर से देखिए, इसमें कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जो इस दोनों में आया हो, तो हमको और आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56 और 7 9 63। अब हमारे पास एक उभयनिष्ठ गुणज आया, यानी कि दोनों का गुणज क्या है, वो है 63। दोनों में एक साथ संख्या जब तक नहीं आते हैं तब तक हमें उसे आगे बढ़ते हुए जाना है। इसका मतलब क्या हुआ ये भी समझिए। ये दोनों चीज आपको एलसीएम और एचसीएफ मतलब लघुत्तम और महत्तम के टाइम सबसे ज्यादा काम आएगा, इसलिए इसको आप प्रैक्टिस जरूर कर लें। ये तो चूंकि ऐसे संख्या लिया गया है जो बहुत दूर में हमको उसका उभयनिष्ठ गुणज प्राप्त हो रहा है। हम यदि किसी दूसरे संख्या को लेकर यहाँ पर करें, जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पर 3 और 5। देखिए 3 और 5 भी ले लेते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं इसको ट्राई करने के लिए। तो 3 के सभी हम गुणज को लिखते हैं। 3 एकम 3, 3 दूने 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंचे 15, 3 छिका 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 9 27 और 3 दाम 30। आगे और भी आ सकते हैं। अब 5 का हम देखें तो 5 एकम 5, 5 दूने 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पचे 25, 5 छिक्का 30, 5 सत्ते 35। इस प्रकार इसके भी आगे बहुत सारे आ सकते हैं। अब हम कॉमन मल्टीपल देखें यानी कि उभयनिष्ठ गुणज देखें तो दोनों में जो आया है, जैसे यहाँ 15 है और यहाँ भी 15 है, इसी प्रकार यहाँ 30 है तो यहाँ भी 30 है। उसके बाद कोई संख्या दोनों में मैच नहीं हो रहे हैं। तो इसका मतलब आप लोग क्या समझे, इसको भी ध्यान दीजिए। उभयनिष्ठ गुणज का मतलब होता है इन दोनों संख्या से ऐसा कौन सा संख्या है जो भाग चला जाता है, उसको हमें प्राप्त देखना है। तो यहाँ पर 15 भाग जाता है, उसके बाद 30 जाता है, उसके बाद 45 आएगा। तो इससे आप लोगों को एक बात और समझ में आ सकता है, यह है आपका 3 और 5 का यही लघुत्तम है जो पहली बार जो टकराएगा। ध्यान दीजिए, यही क्या होता है, एलसीएम होता है। क्या होता है, एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक। इसी प्रकार 7 और 9 का लघुत्तम हमें क्या प्राप्त होगा, 63। इससे पहले या इससे छोटी कोई संख्या नहीं है जो इनका कॉमन मल्टीपल्स हैं, अर्थात उभयनिष्ठ गुणज है। तो इस प्रकार ऐसे संख्या जो दोनों संख्या से पहली बार भाग चले जाते हैं, सबसे छोटी संख्या 63, छोटी से छोटी एल मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए ध्यान दीजिए, एलसीएम का मतलब क्या होता है, लोएस्ट मतलब छोटा से छोटा, ठीक है। सी मतलब कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ, एम मतलब मल्टीपल्स अर्थात ऐसे संख्या जो दिए गए 2 या 2 से अधिक संख्याओं के साथ भाग चला जाता है एक साथ।
और वो भी छोटे से छोटे। देखिए यहाँ पर आप आ जाइए, 3 और 5 का लघुत्तम 15 है, 30 नहीं, क्योंकि लघुत्तम का अर्थ ही वही है। एल मतलब लोएस्ट, लोएस्ट मतलब छोटा से छोटा संख्या, मतलब 15 से और कोई छोटे संख्या यहाँ पर नहीं है जो 3 और 5 से एक साथ भाग चला जाए। तो यही उभयनिष्ठ गुणज ही दूसरे शब्दों में क्या है, एलसीएम है। ठीक है, यही क्या है, लघुत्तम है। तो जब हम इन बातों को समझ जाते हैं तो लघुत्तम निकालना या गुणनखंड निकालना या गुणज निकालना केवल विधि के अनुसार जानना मुख्य बात नहीं है, हमको उसको समझना बहुत जरूरी है। यदि हम समझ जाते हैं तो निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम आगे का चैप्टर लेके आएंगे एलसीएम और एचसीएफ, जिसमें हम आपको 4 से 5 प्रकार के एलसीएम और एचसीएफ निकालना बताएंगे। आप लोग शायद 1 या 2 तरह से एलसीएम एचसीएफ निकालना जाने होंगे। हमारा उद्देश्य केवल समय को लंबा नहीं खींचना, वीडियो को लंबा बनाना उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य उन बच्चों तक पहुंचना है जिन्होंने प्रारंभिक तौर से गणित को सीखना शुरू किया है, और शुरू से सीखना और उसको जानना, उसके बाद उसको समझ भी जाना। ऐसा नहीं है कि एलसीएम का मतलब क्या होता है अधिकांश परीक्षार्थी नहीं जानते, सिर्फ निकालना जानते हैं। तो यहाँ पर हम आप क्लियर हो गए कि एलसीएम का मतलब क्या होता है, ऐसे संख्या जो दो दिए गए किसी 2 संख्या या 2 से अधिक संख्या से पहली बार भाग चला जाता है, यानी कि सबसे छोटा है। यहाँ पर देखिए 3 और 5 का एलसीएम 15 ही है, 30 नहीं, क्योंकि 30 भी 3 और 5 से भाग चला जाता है। लेकिन लोएस्ट मतलब सबसे पहली बार जो संख्या हमारे पास यहाँ पर उभयनिष्ठ गुणज के अंतर्गत आएगा, वही संख्या हमारा एलसीएम कहलाता है। उभयनिष्ठ गुणज तो कई हो सकते हैं, 3 और 5 के उभयनिष्ठ गुणजों को निकालिए। 5 उभयनिष्ठ गुणज कहेंगे तो पहला उभयनिष्ठ गुणज 15 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, 3 और 5 के 5 उभयनिष्ठ गुणजों को निकालिए या उसका योग ज्ञात कीजिए। जैसा भी कुछ भी प्रश्न पूछे तो 3 और 5 के पहला उभयनिष्ठ गुणज 15 है, यानी कि उसका एलसीएम, यही एलसीएम है ना। इसका एक पहला उभयनिष्ठ गुणज है, और उसके बाद दूसरा उभयनिष्ठ गुणज क्या है, 30 है, यानी कि दूसरी बार 30 भाग चला जाएगा दोनों से। उसके बाद 45 है, ये 15 का पहाड़ा ही आपको पढ़ना है। 15 एकम 15, 15 दूने 30, 15 तिया 45, और 15 चौक 60, और 15 पछे 75। तो ये आपका 3 और 5 के प्रथम कितने 5 उभयनिष्ठ गुणज ए हैं, 15, 30, 45, 60 और 75। तो इसमें से ये सभी उसका 3 और 5 का एलसीएम नहीं है, एलसीएम केवल पहला ही रहेगा। तो इस प्रकार एलसीएम से संबंधित बातें भी हमको गुणनखंड और गुणज से ही प्रारंभिक तौर पर सीखना होता है। और यहीं से जो बच्चा जो है एलसीएम एचसीएफ को सीखा रहता है, उसको एलसीएम और एचसीएफ को निकालने की विधि बताने की जरूरत नहीं होती, और उसे हम आसानी से देख कर भी समझ सकते हैं कि किसी संख्या का एलसीएम या एचसीएफ क्या होता है। तो इसी प्रकार हम ऐसे बहुत से संख्याओं का प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करके ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको समझें और जानें। तो इसके बाद हमारे पास जो बातें हैं उसको हम लेकर आते हैं आपके लिए, वो है आपका अपवर्तक। अब ये अपवर्तक क्या होता है, इसमें भी बच्चे जो है समझ नहीं पाते। तो अपवर्तक होता है, इस पर हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे। अपवर्तक का मतलब होता है गुणनखंड। ध्यान दीजिए, अपवर्तक यदि शब्द आता है तो इसको आप लोग समझ लीजिए कि गुणनखंड शब्द की जगह पे अपवर्तक शब्द का इस्तेमाल होता है, जिसे हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में फैक्टर, और गुणनखंड भी कहते हैं। इसी को जैसे परीक्षा में फंसाने के लिए, प्रश्न को कठिन बनाने के लिए अपवर्तक शब्द का इस्तेमाल होता है, जिसे आप लोग कन्फ्यूजन ना हो। इसी प्रकार हमारे पास अगला जो बातें आता है वो है अपवर्त्य। अपवर्त्य क्या होता है इसको भी हम समझ लें। अपवर्त्य होता है आपका गुणज। इसी प्रकार अपवर्त्य जो, इसको दोनों कंफ्यूजन करने वाले शब्द हैं, अपवर्तक और अपवर्त्य। तो ये दोनों कंफ्यूजन होने वाली जो शब्द है, इस पर यदि आप अच्छे से ध्यान दे दें तो इसको समझ जाएंगे। अन्यथा इसी पर आपको फंसाता है कि अपवर्त्य लिख देता है, अपवर्तक लिख देता है, तो बच्चा उस समय समझ नहीं पाता कि वो गुणनखंड पूछा गया है कि गुणज पूछा गया है। इसी प्रकार इसको आप लोगों को हम अच्छे से समझाने के लिए यहाँ पर इस वीडियो के अंदर में हमने रखा है। अच्छा, यहाँ पर हम एक बात आप लोगों को और बता दें कि हम जो है
हमारा जो टेस्ट का लिंक का जो साइट है वो हमारा नहीं चल पा रहा है इस समय। इसका हमने टेस्ट तैयार कर चुका है, लेकिन हम इसका लिंक जब भी हमारा साइट शुरू होगा हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल देंगे वहाँ, और आप लोगों को सूचित भी कर देंगे कि हमारे पिछले वीडियो पर भी लिंक डाले जा चुके हैं करके। और एक बात और बता दें, हम आज से आगे जो है लगभग प्रतिदिन 7 बजे वीडियो अपलोड करेंगे, जिसमें इसके अलावा पिछले 8 वर्षों के पूछे गए प्रश्नों को, पिछले 8 वर्षों के पूछे गए प्रश्नों का सरलतम हल, व्याख्या सहित हल, उससे संबंधित अन्य प्रश्नों का हल, और उस वीडियो के अंत में आपके लिए भी हम प्रश्न देंगे जिसे आपको हल करना है। एक तरह से इसे होमवर्क समझा जाए। तो इस प्रकार आगे हमारे आने वाली जो सीरीज है उसमें हम पिछले 8 साल में पूछे गए लगभग 200 प्रश्नों को, एक एक प्रश्नों का एक एक वीडियो और उस प्रश्न से संबंधित अन्य प्रश्न का हल, सरलतम हल, व्याख्या सहित हल एक तरह से क्लास के रूप में लेके आएंगे, और उसे आप लोग जो है पूरी देखें, जिससे आपको उस टाइप के जितने भी प्रश्न हैं उसको बनाने में किसी प्रकार की आपका कठिनाई ना हो और आप आसानी से उसे बना सकें। इसके अलावा जब हम उसको पढ़ाएंगे तो उसी प्रश्न के पैटर्न पर आपके लिए प्रश्न उसी वीडियो के अंत में लिख कर आएगा, जिसे आप घर पे हल कर लेंगे या हल करके तुरंत कमेंट भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार यह व्यवस्था हमने अब शुरू किया है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और वीडियो हमारी अच्छी लग रही है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ध्यान रहे हमारा आगे की सभी वीडियो जो है प्रतिदिन 7 बजे चैनल पर अपलोड होगा, विशेष परिस्थितियों को छोड़ करके। और ये बात और भी बता दें, हम पूरी कोर्स को इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को वीडियो के माध्यम से देंगे। और दूसरी बात यह है कि पिछले 8 वर्षों के भी प्रश्नों का हल हम इसी चैनल के माध्यम से देंगे। इसमें किसी प्रकार का आपको कोई शुल्क जमा करना नहीं होगा, ना तो हम इसका किसी प्रकार का शुल्क लेंगे। तो इस प्रकार आपको हम यहाँ पर एक बात और बता देते हैं कि किसी कारण से हमारी वीडियो आने में आगे पीछे हो सकता है, लेकिन हम पूरे कोर्स को कंप्लीट इस वर्ष इस चैनल के माध्यम से करेंगे। तो हमारे चैनल पर बने रहिए, लोगों को शेयर कीजिए, हमारी दर्शकों की संख्या आप बढ़ाइए। हमारी वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल नवोदय टिप्स एंड स्टडी पर। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।